हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था और मैसेज कि भाई आप माल्टा कैसे गए, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो ऑलरेडी मैं इस पर 2 वीडियो बना चुका था, लेकिन यूट्यूब मेरा वीडियो डिलीट कर देता है क्योंकि मैं ओपनली सारे डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट मुझे माल्टा से मिला था और कैसे मैं माल्टा आया था। सो एक बार फिर से मैं सारा डिटेल आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मुझे माल्टा में जॉब मिला और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा और फाइनली कैसे मुझे वीज़ा मिला था माल्टा का और मैं कैसे माल्टा आया था। तो आपको पूरी डिटेल में बताता हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो फ्रेंड्स, मैं पूरे डॉक्यूमेंट के साथ आपको डिटेल में बताता हूं कि कैसे मैं माल्टा आया था। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि माल्टा में मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया रहते हुए और यहाँ मैं एज ए इलेक्ट्रीशियन काम करता हूँ। और इससे पहले मैं 4 साल सऊदी अरब में था और जब मैं सऊदी अरब छोड़ने वाला था उससे 4-5 महीना पहले मैं कंटिन्यू जॉब अप्लाई किया माल्टा के लिए। हालांकि मुझे कोई कॉन्फर्मेशन जॉब नहीं मिला था माल्टा के लिए सऊदी अरब से, लेकिन मुझे कुछ ईमेल आया था कंपनी के द्वारा जिन्होंने कहा था कि हम आपके सीवी को 6 महीना के लिए अपने पास रखते हैं और इन 6 महीना में अगर हमें ज़रूरत हुआ एक इलेक्ट्रीशियन का तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। हालांकि वो कंफर्म जॉब नहीं था, लेकिन मुझे एक अंदर से फीलिंग आया कि मैं कर सकता हूँ, मुझे माल्टा में जॉब मिल सकता है। तो मैं कंटिन्यू काफ़ी सारे कंपनी में अप्लाई किया, या मैं बता नहीं सकता हूँ, मेरे ईमेल में भरा पड़ा है इतना सारा। मैंने सीवी इतने सारे कंपनी को भेजा था, लेकिन 2-3 कंपनी से मुझे रिप्लाई सिर्फ ये आया था कि आपके सीवी को हम रखते हैं 6 महीना के लिए, 3 महीना के लिए, अगर हमें ज़रूरत हुआ तो आपसे कांटेक्ट करेंगे। लेकिन उसके बाद मैं सऊदी से फाइनल एग्जिट लेके इंडिया चला गया था। फिर इंडिया जाने के बाद कंटिन्यू अप्लाई करता गया अप्लाई। और मैं आपको अपना सीवी डिस्प्ले पे दिखा देता हूँ टोटल डॉक्यूमेंट कैसे मैंने रेडी किया था। और आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा सीवी है तो आप लोग भी कोशिश करो इसी हिसाब से बना के अप्लाई करो। हालांकि एक बात मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि माल्टा का जॉब जो है ऑनलाइन पे डायरेक्ट मिलना बहुत ही मुश्किल है और अभी के टाइम पे और भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ये आसान है और 2-4 लाख रुपए सैलरी ये सिर्फ वो लोग बताते हैं जिनको आपसे फ़ायदा है। तो जो सच है मैं बता रहा हूँ भाई, अभी का टाइम जो है वीज़ा रिजेक्शन भी बहुत आ रहा है और यहाँ के लोग जॉब बहुत ही कम दे रहे हैं। उसका रीज़न क्या है मैं एक दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे कोशिशों के बाद फाइनली मुझे एक एम्प्लॉयर मिला जो मुझे माल्टा में जॉब देने के लिए तैयार हुआ। वो मेरे सारे डॉक्यूमेंट को देखा और उसके बाद उसने मुझे एक्सेप्ट किया और साथ ही एक टर्म एंड कंडीशन बताया उसने अपने कंपनी में काम देने के लिए कि तुम्हारा क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पास काम करने के लिए। तो मैंने सभी कुछ एक्सेप्ट किया। उसके बाद उसने मुझे जॉब ऑफ़र किया और मुझे बताया कि तुम्हें इतना सैलरी हम देंगे। तो सैलरी मैंने अपना हिसाब बनाया तो अच्छा था, बाकी के गल्फ़ कंट्री से ज़्यादा था, तो मैंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद उसने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट भेजा, जैसे कि सी फॉर्म होता है 4 पेज का, कुछ 5 पेज का फॉर्म होता है जो मुझे अभी याद नहीं है। तो उसने मुझे स्कैन भेजा वो फॉर्म को। तो उसका कहना था कि इस पर सिर्फ तुमको साइन करके रिटर्न भेजना है और साथ ही तुम्हारा सीवी और तुम्हारा एक्सपीरियंस लेटर। हालांकि ये मैं ऑलरेडी भेज चुका था, लेकिन उसने कहा कि अलग से मुझे सीवी चाहिए और तुम्हारा एक्सपीरियंस लेटर चाहिए जितना भी तुम पहले काम किए हो। शायद ये डॉक्यूमेंट वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए काम आता है, तो एम्प्लॉयर ने मुझसे मांगा था। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि सभी एम्प्लॉयर मांगते हैं, आपके पासपोर्ट का टोटल पेज का कॉपी A to Z, फ्रंट बैक, और आपके पासपोर्ट में जितना भी पेज है, जितना वीज़ा लगा है, स्टंप लगा है, हर पेज स्कैन करके मैं डिस्प्ले पे सभी डॉक्यूमेंट को कंटिन्यू दिखा रहा हूँ। इस तरह से एक PDF बना के भेजना पड़ता है, तो जो मैं भेजा था। उसके बाद उसने मुझे पहले ही एक बात बता दिया था कि 280 यूरो लगेगा वर्क परमिट अप्लाई करने का। तो ये मुझे पहले से ही पता था कि जो माल्टा का वर्क परमिट है तो ज़्यादातर जो एम्प्लॉय होता है वही देता है। तो मैंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है मैं भरूँगा। तो 280.50 सेंट होता है। ये पैसा मैंने बाई वेस्टर्न मनी भेजा था, तो वो पैसा एम्प्लॉयर के पास भेजा था। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, अगर आपका एम्प्लॉयर वर्क परमिट अप्लाई करता है तो वो एक लिंक भेजेगा आपके पास और आप चाहें तो अपने ATM कार्ड से ही पे कर सकते हैं। लेकिन मेरे ATM कार्ड से पे नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने डायरेक्ट उसको पैसा भेज दिया था और वो अपने कार्ड से पे किया। तो जब वो मेरा वर्क परमिट अप्लाई कर दिया तो लगभग 2 महीना के अंदर में प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर मेरा आ गया था, जिसको बोलते हैं वर्क परमिट। तो सबसे पहला जो स्टेप है ये है वर्क परमिट आना। तो इतना करने के बाद मुझे मेरा प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर मेरे मेल पे आ गया था। ये है प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर जिसको बोलते हैं वर्क परमिट। यहाँ पे आप देख सकते हैं बार कोड भी है और यहाँ पे वेबसाइट दिया होता है और कुछ नंबर दिया होता है इसको वेरीफाई करने का। यानी कि अगर कोई फ्रॉड कर रहा है आपके साथ, कोई आपको ये प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर देता है, बोलता है कि आपको माल्टा में जॉब दे रहे हैं, तो आप तुरंत इसको चेक कर सकते हैं ऑनलाइन पे। अगर ये सही होगा तो ऑनलाइन पे शो करता है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद आपका एम्प्लॉयर, आपका कंपनी कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेजेगा बाई कुरियर आपके पास।
तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होगा वो होगा प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर। उसके बाद अगला जो डॉक्यूमेंट होगा वो होगा जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर। इस पर आपका सैलरी मेंशन होगा, आपका पोजीशन मेंशन होगा और कंपनी के टर्म एंड कंडीशन, क्या क्या कंपनी का टर्म एंड कंडीशन है, बाकी आपको क्या सैलरी दे रहा है, क्या ड्यूटी है, ये सभी इस पर मेंशन होगा। और ये 4-5 पेज में बनाते हैं ये लोग। और एक बात मैं बता दूं कि बहुत सारी कंपनी सादा पेज पे बना के देती है कॉन्ट्रैक्ट लेटर और बाकी सारे डॉक्यूमेंट, लेकिन आप लोग उनसे कहना है कि कंपनी का जो लेटर पैड होता है जिस पे कंपनी का नाम, ईमेल, ये सब जो है कलर प्रिंट में होता है, तो इस पे बनाने से क्या होता है कि वीज़ा अप्रूवल होने का चांस ज़्यादा होता है। हालांकि सादा पेज पे भी बहुत सारे कंपनी भेजते हैं और उस पर भी वीज़ा लगता है, लेकिन इस पर क्या होता है कि चांस ज़्यादा हो जाता है वीज़ा अप्रूव होने का। तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर सेकेंड डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद थर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो है इन्विटेशन लेटर। और एक बात मैं आप लोग को बता दूं कि जितना भी डॉक्यूमेंट कंपनी भेज रहा है वो उनसे बोले कि नोटरी करा के भेजें। हालांकि उनको पता होता है कि नोटरी कराना पड़ता है, लेकिन आप लोग एक बार उनको इन्फॉर्म कर दें। आप नीचे देख सकते हो ये माल्टा गवर्नमेंट का मोहर और साइन सिग्नेचर ये सब होता है और साथ ही एम्प्लॉयर का एक सिग्नेचर होता है इन सभी डॉक्यूमेंट पे। तो नोटरी का मतलब होता है कि यहाँ का गवर्नमेंट जो है वेरीफाई कर देता है सारे डॉक्यूमेंट को कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल है। तो वीज़ा अप्लाई करते हैं अपने कंट्री में तो एम्बेसी कोई सस्पिशन नहीं करता है कि कुछ डुप्लीकेट है, तो इसलिए नोटरी कराया जाता है। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो 100% है कि आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि माल्टा में आप कहाँ रह रहे हैं, कहाँ रुकोगे, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए अगर आपका कंपनी आपको दे रहा है प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे कंपनी ने मुझे दिया था प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन। तो ये कागज़ है और ये नोटरी है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आपका कंपनी आपको प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन नहीं दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी यहाँ का प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन नहीं देते हैं, तो आपको करना क्या होता है कि या तो आपको एक होटल बुक करना होता है 3 महीने के लिए, या फिर लीज एग्रीमेंट, या फिर यहाँ का हाउस कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। कोई आपका दोस्त, कोई रिलेटिव या फिर किसी को जानते हैं आप यहाँ पे जो है, तो वो यहाँ का हाउस कॉन्ट्रैक्ट बनवा के दे देगा, जो कि 6 महीना के कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ के जो ऑनर होते हैं वो बना के देते हैं। ये है यहाँ का हाउस कॉन्ट्रैक्ट, ये 3 पेज में होता है, जो कि यहाँ का घर का जो ऑनर होता है वो बना के देता है कि हम इस बंदे को अपना घर रेंट पे दे रहे हैं 6 महीना के लिए, वो कितना रेंट पे करेगा महीना का, और बाकी जो टर्म एंड कंडीशन इसमें लिखे होता है। साथ में आपका आईडी या पासपोर्ट का फ़ोटो होगा और जो यहाँ का ऑनर है उसका एक आईडी का फ़ोटो लगता है और आपका सिग्नेचर, ये सब करके यहाँ का जो गवर्नमेंट ऑफ हाउस अथॉरिटी है वो अप्रूव करके आपको एक ईमेल आता है कि आपके नाम पे ये हाउस जो है कॉन्ट्रैक्ट पे हो गया है 6 महीने के लिए, तो आप इस घर में उसके बाद रह सकते हैं और आप लीगल हो जाते हैं। तो एक ये डॉक्यूमेंट होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन 3 होता है, या तो आपका कंपनी देता है हाउस कॉन्ट्रैक्ट, या फिर आप किसी से बनवाते हो हाउस कॉन्ट्रैक्ट, या फिर आप होटल बुक करके आते हो। तो 3 ऑप्शन यहाँ पे है। उसके बाद अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है कंपनी के एम्प्लॉयर का आईडी। हालांकि बहुत सारे कंपनी के एम्प्लॉयर आईडी नहीं देते हैं, लेकिन अगर कोई देता है तो ये बहुत ही अच्छा चांस होता है वीज़ा अप्रूव होने का। और साथ ही आईडी अगर आपका एम्प्लॉयर दे रहा है तो उस पर नोटरी होना चाहिए। इससे ये प्रूफ होता है कि आपका जो एम्प्लॉयर आईडी दिया है वो ओरिजिनल है। तो इससे जो एम्बेसी है कोई भी शक नहीं करता है और डायरेक्ट आपका वीज़ा अप्रूव करता है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट मुझे बाई कोरियर आया था, जो कि 5 से 6 दिन लगा था। और यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान देना है कि जब आपका प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर जो मैं दिखाया था वर्क परमिट अप्रूव हो जाता है, तो तुरंत आपको वीएफएस का अपॉइंटमेंट बुक करना होता है। वीएफएस का अपॉइंटमेंट बुक करने का भी 2 तरीका है, या तो आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके बुक कर सकते हो, या फिर अपने एम्प्लॉयर से बोल के बुक करा सकते हो। मैंने अपने एम्प्लॉयर से बोला था अपॉइंटमेंट के लिए वीएफएस का, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही मुश्किल चल रहा था वीएफएस का अपॉइंटमेंट लेना। तो अगर आपका एम्प्लॉयर यहाँ से अपॉइंटमेंट बुक करता है तो इन लोगों के लिए बहुत आसान होता है और बहुत जल्द ही मिल जाता है। तो मेरा अपॉइंटमेंट जो है मेरा एम्प्लॉयर ही बुक करके और बाकी के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बाई कोरियर मुझे भेजा था। उसके बाद जो अगला स्टेप होता है फाइल प्रिपरेशन करने का। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है, या तो आप चाहो तो खुद से अपना फाइल प्रिपरेशन कर सकते हो, या फिर आप किसी एजेंसी, किसी एजेंट और कोई आपसे सीनियर जानकार आदमी है तो उसका सहायता ले सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट किया फाइल प्रिपरेशन कराने के लिए, और बहुत सारे कुछ यूट्यूबर लोग से भी कांटेक्ट किया, तो जिन्होंने कहा कि 25,000 रुपये लगेगा, इससे 1 रुपया कम नहीं लगेगा फाइल प्रिपरेशन करने का। तो फाइनली ढूंढते ढूंढते मुझे एक एजेंसी वाला मिला जो मात्र 10,000 रुपया वो अपने लिए लिया, और बाकी ट्रैवल इंश्योरेंस का मेरा पैसा और डमी टिकट का मेरा पैसा, ये सभी पैसा लगा के लगभग 16-17 हज़ार के आसपास में जो है फाइल प्रिपरेशन मेरा रेडी हो गया। हालांकि अगर आप चाहो तो खुद से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है कि रिस्क लेना सही नहीं है, क्योंकि अगर आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गड़बड़ हो जाता है, या फिर आप जो फाइल रेडी कर रहे हो आपका फ़्लाइट का डेट किस टाइम का है और किस तरह से आप फाइल अपना रेडी कर रहे हो,
और इंश्योरेंस किस तारीख से शुरू हो रहा है, तो यही सबको मैच करके मिलाने का इसी को बोलते हैं फाइल प्रिपरेशन, और इसी का चार्ज लोग लेते हैं। लेकिन अगर आप खुद से ये सब कर सकते हो तो आपको किसी को 20-25 हज़ार रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। जो डॉक्यूमेंट होता है ओरिजिनल एम्प्लॉयर भेजता है, और कुछ अपने पास से रेडी करना पड़ता है, जैसे पीसीसी हो गया, डमी टिकट हो गया, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, आपका स्कूल कॉलेज का सर्टिफिकेट हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, सीबी हो गया। इस पर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग, ये वीडियो ख़त्म होगा तो आपके डिस्प्ले पे शो करेगा, या फिर मैं लिंक भी डाल रहा हूँ, आप लोग उस वीडियो को देख लेना कि इंडिया में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रेडी करना पड़ता है। यहाँ पे एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जब अपना पीसीसी बनवाना तो उसको अपोस्टिल करवा लेना, क्योंकि ये एक प्लस पॉइंट होता है वीज़ा अप्रूव होने का। चाहे क्योंकि जितना ज़्यादा डॉक्यूमेंट आप रेडी करके देंगे लीगल तरीके से, तो क्या होता है कि एम्बेसी को शक नहीं होता है कि ये बंदा माल्टा जाके फिर दूसरे कंपनी में भाग जाएगा, मूव हो जाएगा, पुर्तगाल चला जाएगा, फ्रांस, इटली, ये सब कंट्री में चला जाएगा। तो सिर्फ उन लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि हम माल्टा में जाके वहीं पे काम करेंगे, इसलिए ये सभी डॉक्यूमेंट रेडी करना पड़ता है। तो जब आप पीसीसी बनाओगे तो अपोस्टिल करा लेना। पीसीसी के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, कैसे पीसीसी बनवाना है और कैसे उसको अपोस्टिल करवाना है, तो वो वीडियो भी मैं लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लेना। तो इंडिया का जो डॉक्यूमेंट है ये सभी रेडी करने के बाद आपका जो अपॉइंटमेंट होता है वीएफएस का, उस डेट पे वीएफएस में जाके सारे डॉक्यूमेंट को जमा करना पड़ता है ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ। तो मेरा जिस डेट पे था मैं डेट पे गया और अपने सारे डॉक्यूमेंट को जमा किया। यहाँ पे थोड़ा घबराने वाली बात है, क्योंकि आदमी सोचता है कि इतना सारा डॉक्यूमेंट कहाँ से तैयार करेंगे, बहुत ही मुश्किल है। हालांकि जब मैं भी ट्राई कर रहा था तो मुझे भी लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन बाद में मैं सोचा कि बहुत सारे लोग इंडियन गए हैं तो वो लोग भी यहाँ से रेडी ही कराए होंगे डॉक्यूमेंट, और मैंने शुरू किया अपना डॉक्यूमेंट रेडी करना। हालांकि जब मेरे पास वर्क परमिट, प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर आ गया, फिर भी मुझे शक था कि पता नहीं मैं इतने सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर पाऊंगा भी नहीं, लेकिन मैं ट्राई करते करते अपना सारा डॉक्यूमेंट भी रेडी कर लिया और फाइनली मुझे वीज़ा मिला। इस डेट पे आपका अपॉइंटमेंट होता है वीएफएस का, उससे पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट को रेडी कर लेना होता है, और सारे डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद एक फ़ोटो कॉपी में एक अलग फाइल, जितना आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी हो गया है आपके एम्प्लॉयर का और आपने जो इंडिया में रेडी किया है, उन सभी डॉक्यूमेंट का एक कलर कॉपी एक और बना लेना होता है। तो 2 फाइल हो जाता है आपके पास। 2 फाइल लेके आपको जाना होता है वीएफएस में अपॉइंटमेंट के दिन पे। वीएफएस में आपको 2 ऑप्शन मिलता है, एक होता है प्रीमियम का और एक होता है नॉर्मल का। तो प्रीमियम आप लोगे तो 2-2.5 हज़ार रुपये ज़्यादा लगता है, नॉर्मल में आपको कम लगता है। और वीज़ा का फ़ीस मुझे लगा था 15,000 कुछ रुपए, जो कि मैं प्रीमियम लिया था, तो मुझे कंफर्म याद नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन 15,000 कुछ रुपए लगा था या फिर 14,000 कुछ रुपए लगा था वीज़ा का वीएफएस में। वीएफएस में नॉर्मल और प्रीमियम सर्विस में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आपको डायरेक्ट जाके प्रीमियम में बैठना होता है, बाकी जो वहाँ के स्टाफ लोग होते हैं वो आपको बुलाएंगे और आपका डॉक्यूमेंट वो खुद ही रेडी करके, अगर कोई मिसिंग है, कुछ आपने गलत किया है तो वो आपका थोड़ा हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आपका नॉर्मल सर्विस है तो वो लोग ज़्यादा आप पे ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं कहूँगा 2-2.5 हज़ार रुपये के लिए आप लोग सोचे नहीं, प्रीमियम सर्विस लेके डायरेक्ट जाएं, और बाकी वो लोग जो वहाँ के स्टाफ होते हैं वो लोग सब संभाल लेंगे। अगर कुछ थोड़ा गलती भी है तो वो आपको गाइड करेंगे कि आप ये कॉपी लेके आए या फिर यहाँ पे मिसिंग है, तो आपको टाइम मिलता है कुछ देर का, वहाँ पे आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। जिस डेट पे मेरा अपॉइंटमेंट था मैंने प्रीमियम सर्विस लेके अपना सारा डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ। उसके बाद वीज़ा का फ़ीस जो था वो मैंने उनको दिया, तो उन्होंने मुझे एक स्लिप दिया जिस पे जो वीज़ा का कितना पैसा लगा वो लिखा था, और साथ ही एक स्टेटस चेक करने का नंबर था कि आपका पासपोर्ट जब कुरियर होगा या फिर आगे अगर जाता है एम्बेसी में, वीएफएस से आगे जाता है, तो आप उस पर चेक कर सकते हैं कि आपका पासपोर्ट कहाँ है। हालांकि आप वहाँ पे ये नहीं चेक कर सकते कि आपका वीज़ा अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, ये तभी पता चलता है जब आपका पासपोर्ट आपके घर आता है बाई कुरियर ब्लू डार्ट से। तो मेरा पासपोर्ट मेरे घर पे आया, मैंने चेक किया और वीज़ा लगा था। बहुत ही खुशी की बात होती है जब आपका वीज़ा लगा होता है, और बहुत सारे लोगों का रिजेक्शन भी आता है कि इतना सारा मेहनत करने के बाद अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो बहुत ही दुख लगता है। सो फ्रेंड्स, जब भी आप लोग ट्राई करो तो अपना फाइल जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग करो ताकि जो एम्बेसी है वो रिजेक्ट ना करे। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा माल्टा का वीज़ा, और जब मुझे वीज़ा मिला था तो यहाँ पे आप लोग को एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, जिस दिन आपके पास पासपोर्ट आएगा तो वीज़ा उसी दिन से शुरू नहीं होता है। ऐसा नहीं करे कि आज वीज़ा आया और कल का टिकट लेके आप कोशिश करें कि माल्टा आ जाए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपके पास वीज़ा आता है उसके 4-5 दिन के बाद से शुरू होता है वीज़ा। तो जिस दिन से डेट शुरू होता है वीज़ा का तभी आप ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ लोगों के साथ हुआ है। तो आप लोग डेट अपना देख ले पासपोर्ट पे कि किस डेट से शुरू हो रहा है मेरा वीज़ा और किस डेट तक है। 3 महीने का डेट होता है, तो इन दिनों के अंदर में आप कभी भी माल्टा ट्रेवल कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोग को बता दूं कि जिस डेट पे आप ट्रैवल कर रहे हो माल्टा के लिए, आप अपने एम्प्लॉयर, आप अपने कंपनी को बता दें कि मैं इस तारीख को माल्टा पहुंच रहा हूं इतना बजे, ताकि आपका एम्प्लॉयर जो है उसको जानकारी रहे। क्योंकि क्या होता है कि एयरपोर्ट पे आने के बाद
जल्दी वो लोग एग्रीमेशन क्लियर नहीं करते हैं, तो वो लोग रोक के आपका वर्क परमिट लेके आपके एम्प्लॉयर का नंबर लेते हैं आपसे, और आपके एम्प्लॉयर से वो लोग बात करते हैं। जब वो आपस में बात कर लेते हैं तभी वो लोग आगे बाहर करते हैं माल्टा एयरपोर्ट से। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। उन्होंने मुझे आधा घंटा के लगभग बैठाया था, मैंने अपने एम्प्लॉयर का नंबर दिया था, उन्होंने बात किया मेरे एम्प्लॉयर से, उसके बाद मुझे माल्टा एयरपोर्ट से बाहर दिया। उसके बाद मैं माल्टा पहुंच गया अपने जगह पे जहां मुझे जाना था। जब आप अपने कंपनी में अपने लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद बहुत सारे कंपनी कुछ होते हैं, बोलते हैं हमारे पास अभी काम नहीं है, आप दूसरे जगह काम ढूंढ लो, या फिर बहुत सारे कंपनी बोलते हैं कि आप अपना आईडी बना के आओ तो हम आपको काम पे रखेंगे। क्योंकि ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ है, मेरा देखा हुआ है, जाना हुआ है, मेरे रूम के बंदे के साथ है। 2 महीना लोग रूम में बैठे हैं, उसके बाद जब आईडी उनका बना है तब वो काम शुरू करते हैं। तो ये बताने का मेरा मकसद ये है कि आप लोग आते समय पे ज़्यादा पैसा लेके आओ, यूरो यानी 1000-1200 लेके आओ, ताकि यहाँ पे 1-2 महीना आप रह सको, खा सको, खर्चा अपना बर्दाश्त कर सको। क्योंकि आप लोग ये बिल्कुल मत सोचना कि सऊदी गल्फ़ कंट्री जैसा है यहाँ पे कि आप सिर्फ माल्टा में उतर गए, बाकी कंपनी समझ लेगा, आपको पैसा देगा, आपको रहने का देगा, खाने का देगा। ये सब कुछ नहीं है भाई, आपको पहचानेगा भी नहीं अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। शायद कोई किसी के दिल में रहम है तो वो आपके हेल्प कर दे, लेकिन आप पैसा लेके नहीं आ रहे हो तो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप लोग अपना पैसा जो लेके आओ और यहाँ पे आत्मनिर्भर होके आओ कि आप अपना संभाल लोगे, रहने का, खाने का। अगर कुछ तबीयत ख़राब होता है, क्योंकि 2 महीना तक आपके पास आईडी नहीं होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं होता है, तो आपको सब कुछ प्राइवेट से ही करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, जब आप माल्टा में आते हो तो सबसे ज़्यादा पहले फोकस करना है कि आपको एक बस का कार्ड अप्लाई करवाना है, उसके बाद आइडेंटिटी माल्टा का अपॉइंटमेंट बुक करना है और मेडिकल का अपॉइंटमेंट बुक करना है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ अपॉइंटमेंट पे ही होता है। तो जब आप अपॉइंटमेंट बुक करोगे यहाँ पे आइडेंटिटी माल्टा का, तो कम से कम 1-1.5 महीना के बाद का डेट मिलेगा। अगर आप मेडिकल का अपॉइंटमेंट बुक करोगे तो 10-15 दिन के बाद मिलेगा। बस का कार्ड बुक करते हो तो 10-15 दिन के बाद आपके पास आएगा। तो ये सब बहुत ही ज़रूरी जानना आपके लिए है, क्योंकि ये सब नहीं जानोगे, आके रूम पे सो जाओगे, सोचोगे कंपनी बनाएगा तो सोए रह जाओगे, बाद में रिटर्न जाना पड़ेगा माल्टा से, क्योंकि आपके पास पैसा रहेगा नहीं, कोई आपको पैसा देगा नहीं, कोई काम देगा नहीं। यहाँ पे आने के बाद आपका मेडिकल का कुछ टेस्ट होता है जिसका फ़ीस आपको खुद ही देना पड़ता है। तो ये आपके काम पर निर्भर करता है कि आप क्या काम करते हैं, उस हिसाब से ये लोग मेडिकल का टेस्ट लेते हैं, उस हिसाब से ये लोग वैक्सीन देते हैं। तो किसी का 200, किसी का 250, 300, 400 तक ऐसा लगता है। तो आप पता कर ले कि आप जिस काम में आ रहे हैं, तो कोई अगर बंदा आया है तो उसका कितना लगा है। जिस दिन आपका मेडिकल का अपॉइंटमेंट रहेगा तो आप लोग अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट ज़रूर लेके आना, क्योंकि अगर वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं लेके आओगे तो वो वैक्सीन यहाँ पे लोग लगाएंगे और उसका पैसा लेंगे ज़्यादा। तो मुझे 3 वैक्सीन शायद लगा हुआ था सऊदी का, जो सर्टिफिकेट मैं लेके आया था उनको दिखाया था, उसके बाद इन्होंने मुझे 2 वैक्सीन लगाया। तो सबसे पहले मैं आपको एक दिखा दूं कि ये है चेस्ट एक्सरे। यहाँ पे एक चेस्ट एक्सरे होता है और वैक्सीन लगाते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। ब्लड और पेशाब ये सब चेक नहीं करते यहाँ पे। तो ये एक एक्सरे का रिपोर्ट है। और उसके बाद यहाँ पे मुझे 2 वैक्सीन लगाया था इन्होंने, जिसका ये पेपर मिला था। तो आप लोग ध्यान देना कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको भी 2 ही वैक्सीन लगेगा, क्योंकि आपका जॉब का ट्रेड क्या है उस हिसाब से ये लोग वैक्सीन लगाते हैं और उस हिसाब से मेडिकल का पैसा लगता है। तो इसके बाद यहाँ आपके ईमेल पे या फिर जिन्होंने आपका अपॉइंटमेंट बुक किया है उनके ईमेल पे एक हेल्थ स्क्रीनिंग का ईमेल आता है अप्रूव का। तो जब आपका आइडेंटिटी माल्टा में अपॉइंटमेंट होता है आईडी के लिए, तो उस दिन आपको हेल्थ स्क्रीनिंग का ईमेल का आपको फ़ोटोकॉपी निकालना होता है। साथ में आपका ये एक्सरे का जो होता है ये कागज़, इसका फ़ोटोकॉपी लेना होता है, और साथ में आपका जो हाउस का एग्रीमेंट आपने बनाया हुआ है वो लेना पड़ता है, और एक लैंडलॉर्ड का एक फॉर्म होता है फिल करने के लिए। तो वो आम सी बात है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें आपका जो हाउस का डिटेल है वो भर के आपके लैंडलॉर्ड से, हाउस का जो ओनर है उसे एक साइन करवाना पड़ता है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट को लेके आइडेंटिटी माल्टा में जिस डेट पे आपका अपॉइंटमेंट है जाना पड़ता है। वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक होता है, फिंगर होता है। फिर उस दिन ये लोग आपको एक ब्लू पेपर देते हैं उसी दिन। अगर वो लोग आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है, वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसी दिन आपको एक ब्लू पेपर देते हैं। या फिर अगर उस दिन आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो फिर वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर आपको दूसरा अपॉइंटमेंट बुक करना होता है। तो आप लोग सारे डॉक्यूमेंट को रेडी करके जाएं, और आइडेंटिटी माल्टा जब आपको ब्लू पेपर देता है तो उस दिन से आप लीगल हो जाते हैं और आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। और जब आपको ब्लू पेपर मिल जाता है उसके मात्र 4 से 5 दिन पे बाई कुरियर आपके घर पे एक स्लिप जाता है कि आपका जो आईडी कार्ड है वो रेडी हो चुका है। आप ये स्लिप लेके
आइडेंटिटी माल्टा में आए और अपना जो आईडी कार्ड है ओरिजिनल लेके जाए, तो दोबारा जाना पड़ता है वो कागज़ लेके आइडेंटिटी माल्टा में, फिर वो लोग आपको ओरिजिनल आईडी देते हैं और वो लेके आप अपने रूम पे आइए, उसके बाद आप काम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट जो प्रोसेस है, आपका कंपनी आपको रजिस्टर करेगा जॉब प्लस में। यहाँ का जो गवर्नमेंट है जो आपका टैक्स लेता है और आपका सोशल सिक्योरिटी के लिए नंबर ये सब देता है, तो वो होता है जॉब प्लस। इसमें आपका जो कंपनी है जॉब प्लस में आपको आपके आईडी के साथ वो रजिस्टर करेगा, फिर ये लोग अप्रूव करेंगे, फिर आपको मिलेगा एक सोशल सिक्योरिटी नंबर, उसके बाद आपको मिलेगा एक टैक्स का नंबर। तो उसके बाद ये 3 डॉक्यूमेंट जो है आपको लीगल कर देता है माल्टा में। उसके बाद आप मेडिकल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और हर महीना आपका टैक्स कटेगा और आप अप्रूव हो जाते हैं जॉब प्लस के तरफ से। फिर आप बेफिक्र होकर यहाँ पे काम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। जॉब प्लस और सोशल सिक्योरिटी नंबर और आपका टैक्स नंबर ये सभी आपका कंपनी करके देगा, बाकी आपके सैलरी से हर महीना टैक्स कटेगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से बहुत कुछ जानकारी मिली होगी आप लोग को, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।